जब भी इंडिया की फ्यूचर फ्यूल की बात होती है तो डिस्कशन हमेशा ईवी वर्सेस पेट्रोल तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन असल कहानी सिर्फ पेट्रोल या ईवी की नहीं है, असल कहानी है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी की। और इसी कहानी में छुपा है जवाब 2040 तक इंडिया की सड़कों पर क्या चलेगा। एक तरफ तो गवर्नमेंट बोलती है कि ईवी ही फ्यूचर है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार जितनी तेजी से बड़ा हो रहा है, कुछ साल पहले तक उसकी कल्पना भी नहीं होती। और दूसरी तरफ पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ाया जा रहा है। 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन किया है और मुझे बताते खुशी हो रही, आने वाले 1.5-2 महीने में 100% इथेनॉल पर गाड़ियां लॉन्च करेंगे तो पेट्रोल का अल्टरनेटिव इथेनॉल होगा। ये सपना मैं कहता था। एक तरफ कुछ कंपनीज हैं जैसे टाटा और महिंद्रा जिनके पास ईवी का एक कंप्लीट लाइनअप है, तो दूसरी तरफ मारुति और टोयोटा जैसी कंपनीज हाइब्रिड और फ्लेक्स फ्यूल की बात कर रहे हैं। यहां हमें बताया जा रहा है कि ईवी ही फ्यूचर है। अगर ईवी ही फ्यूचर है तो पेट्रोल और एथेनॉल में इतना एफर्ट और पैसा क्यों लगाया जा रहा है? और अगर एथेनॉल इतना इंपॉर्टेंट है तो ईवी को फ्यूचर क्यों बताया जा रहा है? क्या फ्यूचर में इंडिया की सड़कों पर सिर्फ ईवी दिखेंगी या फिर गाड़ियां पेट्रोल और एथेनॉल पर चलती रहेंगी? एक और सवाल, क्या ईवी सब्सिडीज बंद होने के बाद भी लोग ईवी व्हीकल्स लेते रहेंगे? इंडिया के पास इतने चार्जिंग स्टेशन हैं भी कि करोड़ों गाड़ियां चार्ज हो सकें। क्या हम तेल की डिपेंडेंसी कम करते करते बैटरीज पे डिपेंडेंट हो जाएंगे और फिर इवेंचुअली चाइना पर डिपेंडेंट हो जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इंडिया की गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है? पेट्रोल, एथेनॉल, ईवी, हाइब्रिड या फिर कोई चौथा ऑप्शन? आज हम सिर्फ गाड़ियों की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स और आने वाले 20 साल तक जो हम सबकी जिंदगी को इंपैक्ट करेगा। इस वीडियो के एंड तक शायद आपको समझ आ जाए कि बात सिर्फ ईवी या एथेनॉल की है या और किसी चीज की। जब भी ईवी और एथेनॉल की बात होती है तो डिस्कशन सिर्फ एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन बात सिर्फ पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट की नहीं है, बात है एनर्जी सिक्योरिटी की। आज इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है और जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हमारी एनर्जी की डिमांड भी बढ़ती रहेगी। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें डिसाइड करना होगा कि इंडिया का फ्यूचर फ्यूल कौन सा होगा। लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें समझना होगा कि इंडिया की रियल एनर्जी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। इंडिया हर साल अपनी जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और ये तेल हम रशिया या मिडिल ईस्ट जैसे दूसरे देशों से खरीदते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब भी दुनिया में जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होता है तो उसका सीधा असर इंडिया पर पड़ता है। रशिया यूक्रेन वॉर हो या मिडिल ईस्ट का टेंशन हो या शिपिंग रूट्स में डिस्टर्बेंसेस हो, जैसा कि हमने यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट में भी देखा था। सबसे पहले फ्यूल प्राइसेस इंपैक्ट होते हैं और फ्यूल महंगा होने का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट महंगा और धीरे धीरे हर चीज महंगी होना यानी कि इन्फ्लेशन। और इसलिए इंडिया का अल्टरनेटिव फ्यूल का सवाल सिर्फ एनवायरनमेंट का नहीं है, वो एक नेशनल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी का भी है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो सॉल्यूशन सामने आए हैं, ईवी और एथेनॉल। लेकिन सबसे पहले समझते हैं ईवी को। अगर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ईवी एक बहुत ब्रिलियंट सॉल्यूशन है। जहां ट्रेडिशनल पेट्रोल इंजन्स में एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम हीट में वेस्ट कर देते हैं और एफिशिएंसी सिर्फ 30-40% ही निकल पाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक मोटर्स काफी ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, यानी कि वो 80-90% एफिशिएंट होते हैं। इसी वजह से ईवी की रनिंग कॉस्ट भी कम आती है और मेंटेनेंस भी कम होता है और इसका कोई टेल पाइप एमिशन भी नहीं होता। यही कारण है कि पूरी दुनिया ईवी की तरफ मूव कर रही है और चाइना ईवी रेवोल्यूशन का लीडर बना हुआ है। चाइना आज ईवी मार्केट का 70-80% के डोमिनेट करता है और यही ईवी ने ट्रेडिशनल ऑटोमोटिव मार्केट को चैलेंज कर दिया है। इंडिया में भी टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनीज के ईवी लाइनअप ने बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैब किया है। पहली नजर में देखा जाए तो लगता है कि ईवी ही फ्यूचर है, लेकिन कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है। ईवी के साथ भी कुछ ऐसे चैलेंजेस जुड़े हुए हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली इंडिया के लिए। सबसे पहला चैलेंज है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आज भी अगर हम सिटीज की बात करें या हाईवेज की बात करें तो हमारे पास इतने ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस हैं ही नहीं। अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो चार्जिंग खुद में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। अब सोचिए कि ईवी एडॉप्शन रिलेटिवली अभी इतना कम है तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर करोड़ों ईवीज मार्केट में आ गई तो क्या होगा? और दूसरा चैलेंज है बैटरीज। रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ये कुछ ही कंट्रीज के पास लिमिटेड हैं और इन रिसोर्सेज पर भी
चाइना का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल है। और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में चाइना का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि उनके पास बैटरी बनाने की एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। यानी हम ऑयल डिपेंडेंसी कम तो कर लेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम बैटरी पर डिपेंडेंट हो जाएंगे और इवेंचुअली चाइना की ओर डिपेंडेंसी चली जाएगी। तीसरा चैलेंज है सब्सिडीज। अभी तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ईवीज पर सब्सिडीज और इंसेंटिव्स देती है, लेकिन क्या होगा अगर गवर्नमेंट अपने इंसेंटिव्स को कम करना शुरू कर दे और जितने टैक्सेस ट्रेडिशनल इंजन पे लग रहे हैं उतने ही टैक्सेस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी लगना शुरू हो जाए, तो क्या लोग उतनी स्पीड से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदेंगे? और चौथा चैलेंज है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। अगर करोड़ों व्हीकल चार्जिंग पे शिफ्ट हो जाएं, तो पावर ग्रिड पर कितना प्रेशर पड़ेगा? क्या इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इस डिमांड को पूरी कर पाएगी? आज भी अगर गर्मियां शुरू होती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इतनी ज्यादा हाई हो जाती है कि उसको मीट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और हमारे एग्जिस्टिंग ग्रिड्स पे इतना ज्यादा लोड पड़ जाता है कि वो डाउन हो जाता है। तो ये एक खुद में बहुत बड़ा चैलेंज है और किसी तरह हम इस चैलेंज को अगर सॉल्व कर भी दें, इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व कर भी दें, तो क्या ईवी ही इकलौता सॉल्यूशन है? यहां एंट्री होती है एथेनॉल की। जब ईवी की बात होती है तो एथेनॉल अक्सर बैकग्राउंड में चला जाता है, लेकिन रियलिटी में एथेनॉल इंडिया की एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो शुगर केन, मेज और दूसरी एग्रीकल्चरल फीड स्टॉक से बनाया जाता है। गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में एथेनॉल ब्लेंडिंग को एग्रेसिवली पुश किया और इसका रीजन बहुत सिंपल है। अगर पेट्रोल में इंपोर्टेड क्रूड ऑयल की जगह डोमेस्टिक एथेनॉल मिक्स किया जाए तो ऑयल इंपोर्ट कम हो सकता है, यानी फॉरेन एक्सचेंज बचेगा और दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंसी भी कम होगी। एथेनॉल को प्रमोट करने का एक बड़ा रीजन फार्मर्स भी है। इससे फार्मर्स की फसल के लिए एक नया मार्केट क्रिएट होता है। गवर्नमेंट का मानना है कि इंपोर्टेड ऑयल पर पैसा खर्च करने के बजाय वही पैसा अगर फार्मर्स पर और एग्रीकल्चर पर इन्वेस्ट किया जाए तो उससे रूरल इकोनॉमी और फार्मर्स दोनों का फायदा होगा। और इसका तीसरा बेनिफिट और सबसे इंटरेस्टिंग बेनिफिट है इंफ्रास्ट्रक्चर। ईवी के लिए नए चार्जिंग स्टेशंस चाहिए, लेकिन एथेनॉल के लिए एग्जिस्टिंग फ्यूल स्टेशंस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इंप्लीमेंटेशन कंपैरेटिवली इजियर है। और इसी वजह से फ्लेक्स फ्यूल को फ्यूचर का एक पॉसिबल सॉल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एथेनॉल ईवीज को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा, क्योंकि एथेनॉल के अपने भी खुद के चैलेंजेस बहुत है। सबसे पहली प्रॉब्लम है एनर्जी डेंसिटी। सेम क्वांटिटी में एथेनॉल जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो पेट्रोल के कंपैरेटिवली बहुत कम होता है और इसका असर फ्यूल एफिशिएंसी पर पड़ता है, यानी कि व्हीकल की माइलेज पर। दूसरा प्रॉब्लम है वाटर कंजम्पशन। शुगर केन एक ऐसी फसल है जिसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अब वैसे ही इंडिया बहुत सारे रीजन्स में वाटर के चैलेंजेस को फेस कर रहा है और इसमें भी अगर हम पानी को फ्यूल बनाने के लिए यूज करेंगे तो वो एक और बड़ा चैलेंज बन जाएगा। तीसरा चैलेंज है फ्यूल वर्सेस फूड का डिबेट। अगर ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड फ्यूल प्रोडक्शन के लिए यूज होगी तो उसका सीधा असर फूड प्रोडक्शन पर पड़ सकता है, यानी एथेनॉल भी एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर कंपनीज किस डायरेक्शन में जा रही हैं? अगर आप टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनीज को देखेंगे तो इन्होंने ईवीज पर बहुत ज्यादा बेट लगाया है। इनका मानना है कि जो फ्यूचर मोबिलिटी है वो इलेक्ट्रिक ही है। वहीं मारुति और टोयोटा जैसी कंपनीज एक अलग अप्रोच के साथ चल रही है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम तो कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ फ्लेक्स फ्यूल और हाइब्रिड व्हीकल्स को भी एग्रेसिवली एक्सप्लोर कर रही हैं। उनका कहना सिंपल है कि इंडिया चाइना नहीं है, इंडिया यूरोप भी नहीं है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी इकोनॉमी और उसका कंज्यूमर बिहेवियर बहुत अलग है, इसलिए इंडिया के लिए एक टेक्नोलॉजी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती। आज भी अगर आम इंसान को लॉन्ग रूट पर जाना हो तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इतना भरोसा नहीं करता और इसी वजह से गवर्नमेंट भी एक टेक्नोलॉजी को कंप्लीट विनर नहीं मानती है। चाइना ने ईवी पर एक बहुत बड़ा बेट लगाया है। ब्राजील ने एथेनॉल इकोसिस्टम को बहुत सालों से डेवलप किया है। यूएसए ईवी और हाइब्रिड दोनों को एडॉप्ट कर रहा है। यूरोप ईवी को प्रमोट तो कर रहा है, लेकिन वहां भी ईवी एडॉप्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर डिबेट्स चल रही हैं। यानी दुनिया के पास भी एक सॉल्यूशन नहीं है। हर कंट्री अपनी नीड्स के हिसाब से स्ट्रेटेजी बना रहा है और इंडिया भी कुछ ऐसा ही करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो की शुरुआत में हमने सवाल पूछा था कि इंडिया ईवी एडॉप्ट करेगा या एथेनॉल को। अब तक की पॉलिसीज को अगर देखा जाए तो ये सामने आता है कि सिर्फ ईवी
या एथेनॉल ही नहीं, हाइब्रिड और सीएनजी भी, और इन फ्यूचर हो सकता है हाइड्रोजन भी, क्योंकि इंडिया की प्रॉब्लम यूनिक है। 140 करोड़ से ज्यादा लोगों वाले देशों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शायद एक टेक्नोलॉजी इनफ नहीं है, और इसीलिए इंडिया एक मल्टी फ्यूल स्ट्रेटेजी को एडॉप्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जहां सिटीज में ईवीज का रोल हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में हाइब्रिड्स का, वहीं एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए एथेनॉल को सोल्यूशन मान सकते हैं, और लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन फ्यूचर हम हाइड्रोजन की तरफ जा सकते हैं। तो असली सवाल शायद ईवी या एथेनॉल का है ही नहीं, असली सवाल है कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगी। और यही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि 2035 या 40 तक इंडिया की सड़कों पर सबसे डोमिनेटिंग फ्यूल कौन सा होगा, वो ईवी होगा, एथेनॉल होगा, या फिर कोई नया फ्यूल होगा, वो हाइब्रिड होगा या सीएनजी होगा। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।